बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। सबसे पहले जो बाग़ नारान है पेशावर का, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्राम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज इमरान खान साहब की कॉल थी और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर शोहदा का दिन मनाया जाना था और इस हवाले से प्रोग्राम पेशावर में रखा गया था। दिन के वक्त ये प्रोग्राम था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे, कुरान खानी की गई, दुआ की गई और पीर नूरुल हक कादरी साहब ने वहाँ पर दुआ करवाई। लेकिन उससे पहले जो है वो तमाम लोगों ने कौमी तराना भी एक साथ पढ़ा। ये वो तमाम लोग हैं जिनको फितना करार दिया जाता है, जिन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है, जिन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। तो क्या दहशतगर्द ऐसे होते हैं कि वो लाशें मिलने के बावजूद, बेशुमार ज़ख्मी होने के बावजूद वो अपने मुल्क का कौमी तराना पढ़ रहे हैं, वो कुरान खानी कर रहे हैं, वो दुआ करवा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। ना सिर्फ शोहदा की फैमिलीज थी, उन्होंने अपने साथ बहुत बड़े बड़े, एक तो वहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, शोहदा की तस्वीरें लगाई गई, उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनकी फैमिली के लोग आए हुए थे, वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आए थे। शोहदा के बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी फैमिली वाले भी मौजूद थे। उसके अलावा जो लोग लापता हुए हैं उनके बच्चे और फैमिलियाँ भी वहाँ मौजूद थीं। जबकि ज़ख्मी, जिन्हें गोलियाँ लगीं, जो लोग ज़ख्मी हुए, वो फिर इमरान खान की कॉल के ऊपर दोबारा पहुँच गए और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने बुलाया तो हमने पहुँचना है। तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। पहले तो ये प्रोग्राम सिर्फ एक दुआया प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद ये एक जलसे में तब्दील हो गया और वहाँ पे कुछ तकारीर भी हुई हैं। पीर नूरुल हक कादरी साहब ने बताया कि 400 कुरान मजीद और 5 लाख दुरूद पाक का सवाब शोहदा के लिए उन्होंने, एसाले सवाब के लिए उन्होंने पेश किया, क्योंकि लोगों ने ये दुआएं की हैं पूरे पाकिस्तान में। तो जो जो उनको बताया गया उस हिसाब से उन्होंने शोहदा के लिए ये एसाले सवाब किया है। ये रवायत है, पाकिस्तान में ऐसा अनाउंस किया जाता है। तो कौमी तराना पड़ा, उसके बाद दुआ हुई और उसके बाद तकारीर हुई। जो इम्पॉर्टेंट तकरीर है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की है। वज़ीर आला ने कहा कि जिसने गोली चलाई और जिसने हुक्म दिया वो इबरत का निशान बनेंगे। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस हुकूमत और इस एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है, ऐसे चीज़ें निकल रही हैं। क्या ऐसा हुआ है और कौन सी डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, इसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन क्योंकि ये बड़ी अहम खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टेस्ट था, तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ के कारकुन ने, और ना उन्होंने इमरान खान के बयानिए को छोड़ा। यानी एक मायूसी का तासुर दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि जब भी कभी दोबारा इमरान खान साहब कॉल देंगे तो जितनी गोलियां चला दी गई हैं अब कोई नहीं निकलेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग निकले और जो पेशावर का प्रोग्राम था वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था। बाकी भी प्रोग्राम हुए, कई जगहों पे पंजाब में प्रोग्राम हुए, सिंध में प्रोग्राम हुए, बलूचिस्तान में प्रोग्राम हुए, पूरे पाकिस्तान में इस सिलसिले में प्रोग्राम किए गए। लेकिन पंजाब में इंतहाई बदकिस्मती है कि पंजाब पुलिस ने, इससे पहले बलूचिस्तान की पुलिस ने यह काम किया था। उन्होंने जाकर जो लोग फातिहा देने के लिए आ रहे थे, दुआ करने के लिए आ रहे थे शोहदा के घरों में या मसाजिद में, उनके ऊपर छापे मारे और उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश की और वहां पे जाकर उनको बददुआएं दी, उनके साथ बदतमीजी की, पुलिस वालों ने गालियां दी जाकर। तो ये बलूचिस्तान में पहले हुआ था, अब पंजाब पुलिस ने भी यही किया। जहां पे लोग दुआ करने के लिए इकट्ठे होते थे या जिस जगह के ऊपर दुआया तकरीब रखी जाती थी, कुरान खानी रखी जाती थी, वहां पुलिस अपना पहरा लगा देती थी और पुलिस ने कई जगह के ऊपर दुआया तकरीबात को रुकवाने की कोशिश की और कुछ जगह पर रोका भी है। तो ये तो पंजाब की सूरत हाल है। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबात हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि डी चौक वाक़े के हवाले से उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि तुम्हें अब सुकून नहीं मिलेगा और तुम्हारी ये ताकत हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि 26 नवंबर के दर्दे के शुरका पर गोली क्यों चलाई। जिसने भी वो हुक्म दिया और जिसने माना वो इबरत का निशान बनेगा। ये तहरीक जारी रहेगी और इमरान खान और PTI की तहरीक नहीं बल्कि हक और सच की तहरीक है, जिसके लिए हम कुर्बानियां देते रहेंगे। आज अगर आप इस वजह से खामोश हैं कि गोली मुझे नहीं लगी, ये गोली कल को आपको भी लग सकती है। ये जनाब इसके अंदर अपडेट्स हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और वो भी बहुत अहम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तब लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब नहीं था। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में या इस सूबे के अंदर धमाके नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं। उसकी वजह यह है कि नालायक हुकूमत आई है और इनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे कुचलना है।
तो अपनी इस एक्टिविटी के चक्कर में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। और उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस का काम जो है वो नहीं हो रहा, लॉ इन्फोर्समेंट का काम जो है वो नहीं हो रहा, और सबकी तवज्जो इस बात पे है कि एफसी को भी इस्तेमाल करो, रेंजर्स को भी इस्तेमाल करो, मिलिट्री को भी इस्तेमाल करो, इंतजामिया को भी इस्तेमाल करो और एजेंसियों को भी इस्तेमाल करो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दो। एक्चुअली तो इस मिशन के ऊपर ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। अब पूरी दुनिया के अंदर भी नाज़रीन ये प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट आ रही है दुनिया के जिन जिन ममालिकों में वक्त होता जा रहा है 15 तारीख के हवाले से, वहाँ से एहतजाज की जो है वो रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। जब तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएंगी अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो है अमेरिका में एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उस तैनाती के बाद हुकूमत की चूलें हिल गई हैं, यानी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इस तैनाती के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा काम किया है जो काम करने के लिए इनको पहले दिन से कहा जा रहा था, और मैंने आपको जो चंद चीज़ें पहले दिन बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का यही सोचना था कि ऑब्वियसली अगर कोई भी होगा तो वो ये चीज़ें करेगा। एक तो अंग्रेज़ी के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी, और ये काम नहीं हो रहा था। एक FIR दर्ज करवाई जाएगी या इस्तगासा होगा, ये काम भी नहीं हो रहा था। फुटेज के लिए दरखास्त दी जाएगी, ये काम भी नहीं हो रहा था। अस्पतालों से रुजू किया जाएगा, ये काम भी नहीं हो रहा था। और लापता अफराद के लिए भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, ये काम नहीं हो रहा था। लेकिन सारे काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साथ शुरू कर दिए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में वज़ीर आला हाउस में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको ब्रीफिंग दी गई है, बाकायदा पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है, और बताया गया है कि किस तरीके से इस्लामाबाद में कत्लेआम किया गया डी चौक में। इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे वो भी है कि वज़ीर दिफा क्या कह रहा था, वज़ीर इतलात क्या कह रहा था, वज़ीर दाखिला क्या कह रहा था, वज़ीर आज़म का क्या कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा था, किस तरीके से फितना करार दिया गया उन लोगों को जो एक सूबे से एहतजाज करने के लिए आ रहे थे, किस तरीके से पश्तूनों को निशाना बनाया गया। IG ने क्या कहा, किस तरह उन्होंने एक फ्लैग मार्च करके दिखाया, वहाँ पे उन्होंने रैली निकाली, किस तरह रियासत ने पूरी तैयारी की, फिर किस तरह बर्बरियत की गई, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया, फिर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था उनके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज हुए, फिर मुतीउल्लाह जान को और शाकिर इवान को किस तरह से अगवा कर लिया गया, फिर कैसे उनकी बाजियाबियाँ हुई, फिर किस तरीके से जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके सामने रखी गई इंटरनेशनल मीडिया के। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, और आने वाले दिनों में ये सिलसिला मज़ीद तेज़ होगा और मज़ीद चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के सामने आएंगी। अब नाज़रीन आप आ जाएं उस तैनाती की तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है अमेरिका में। पहले आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं खुशी खुशी अनाउंस कर रहा हूं रिचर्ड ग्रैनल को कि वो हमारे खसूसी इन्वॉय हैं, यानी एलची हैं खसूसी, और जो बैनुल-अक़वामी मिशन होते हैं या जो खसूसी मिशन होते हैं उनके लिए एक नुमाइंदा अपना सदर का एक एलची उन्होंने मुकर्रर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो बड़े अहम मिशन होते हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने काम करना होता है वो अमरीकी सदर इनके हवाले करता है और ये इन मामलात को देखते हैं। तो इन्होंने बताया जनाब के रिचर्ड जो हैं वो काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बड़े हॉटस्पॉट इश्यूज़ के ऊपर दुनिया के अंदर, जिनमें एक इशू जो है वेनेजुएला का भी है, एक नॉर्थ कोरिया का भी है। उन्होंने कहा मेरी पहली टर्म के अंदर रिचर्ड मेरी टीम का मेंबर रहे हैं और जर्मनी के एम्बेसडर भी रहे हैं और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, और कोसोवो सर्बिया के लिए जो नेगोशिएशंस हो रही थी उनमें भी सदारती एलची के तौर पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और फिर उनका एक्सपीरियंस भी लिखा कि उन्होंने क्या क्या काम किया और कहाँ कहाँ काम किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काम किया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर काम किया, और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। अच्छा, आगे उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है, और उन्होंने बताया कि ये अमेरिका को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अब ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगा दिया है, इसके ऊपर हुकूमत की कांपें क्यों टांग गई हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा पहले बताया कि मौजूदा हुकूमत का पूरा इन्हिसार इस बात पे है कि जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका से वो कितनी सपोर्ट फराहम करता है मौजूदा रिजीम को। यानी ये जो रिजीम इस वक्त पाकिस्तान में है, ये जनरल बाजवा ने इसका आगाज़ किया था, और अमेरिका को भी उन्होंने बताया कि इमरान खान में क्या बुराइयां हैं,
दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान में सियासतदानों को बताया कि इमरान खान में क्या बुराइयां हैं, और फिर पूरा एक सेटअप बना के और रजीम चेंज कर दिया था। अब ये मैं नहीं कह रहा, पहले मैं अकेले ही कहता था, या इमरान खान साहब कहते थे, या 2-3 हमारे और दोस्त थे वो कहते थे, हम 5-7 लोग ये बात करते थे। लेकिन अब ये बात जो है मौलाना फजल रहमान भी करते हैं, खाकान अब्बासी साहब भी करते हैं, अब ये बात जावेद लतीफ़ साहब भी करते हैं, बेशुमार और सहाफ़ी अब ये बात करते हैं और साफ कहते हैं जनाब कि जनरल बाजवा ने ये रजीम चेंज किया था। एएनपी वाले अब गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब हमसे ये करवाया गया था। और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सियासी जमातें भी ये बोलना शुरू हो गई हैं कि हमसे जबरदस्ती रजीम चेंज करवाया गया था। रिचर्ड का मामला यह है कि इसको लगा तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हुकूमत का सारा इन्हिसार था जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब जो बाइडन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ये जो बंदा शामिल हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया भर के जितने भी बड़े हॉटस्पॉट किस्म के बड़े अहम तरीन इश्यूज हैं उनको ये बंदा देखेगा। और इस बंदे की सोच इमरान खान के बारे में बड़ी क्लियर है। यानी 26 नवंबर को इस आदमी का एक ट्वीट वायरल हुआ था और यहां पे जुल्फी बुखारी ने भी इसके ऊपर रीट्वीट किया हुआ है, यहां पे और लोगों ने भी इसके ऊपर रीट्वीट किया हुआ है। इसने 26 नवंबर को फ्री इमरान खान लिखा था कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो रिलीज़ किया जाए, रिलीज़ इमरान खान लिखा था। और 26 नवंबर को आपको पता है कत्लेआम हो रहा था डी चौक में। तो ये आदमी अपने आप को इमरान खान साहब के मामले के साथ इसने जोड़ कर रखा हुआ है। लगभग 2 हफ्ते पहले इसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया था और उसके अलावा इसने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के हवाले से एक ट्वीट किया था कि इनमें मुमासलत क्या है। इन्होंने लिखा था कि वॉच पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को देखिए, देयर ट्रंप लाइक लीडर इज इन प्रिजन ऑन phony charges and the people have been inspired by the United States red wave। वो ये कह रहे हैं जी कि अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरह जुल्म किया गया एक आदमी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को भी वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत तंग किया था। जैसे इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दीवार के साथ लगाया हुआ है ना, लेकिन अमेरिका में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है, वो सुपर पावर इसीलिए तो है कि वहाँ पब्लिक ने वोट डाला और डोनाल्ड ट्रंप आ गया। यहाँ पब्लिक ने वोट डाला और एस्टेब्लिशमेंट ने जूते की नोक पे रखा और जनाब इमरान खान साहब को फारिग कर दिया और रबर स्टैम्प किस्म की हुकूमत लाके बैठा दी। अमेरिका में ये हो नहीं पाया। तो रिचर्ड ने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की तरह का वहाँ पे लीडर है पाकिस्तान में और उसके साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ उसने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ने, और जो रिचर्ड ने रीट्वीट किया वो ट्वीट भी ये बता रही है कि पाकिस्तान में डीप स्टेट एक्टर्स ने जो है वो एंटनी ब्लिंकन का भी नाम लिखा उसके अंदर, और उसके अंदर जो है विक्टोरिया नोलैंड का भी नाम लिखा है एंड आसिम मुनीर का भी नाम लिखा है। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया है। हालांकि जब रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ था तब आसिम मुनीर नहीं थे आर्मी चीफ, लेकिन उनके ऊपर उनके अभी ये जो नई हुकूमत बनी है ये सारे मामला जो है वो उधर जाके जुड़ते हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो अब लोग हैं वो ये समझते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी इनको अकाउंटेबल करार दिया जाए। इसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ग्रेनल ने। यानी इसका ये मतलब है कि ये 2-3 ट्वीट्स ये बता रहे हैं कि वो अवामी सतह पे आकर खुलकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है और जो रजीम चेंज करने वाले करैक्टर हैं वो अमेरिका से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं, और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और पब्लिक की विल के खिलाफ उसको जेल में रखा हुआ है और वो बंदा बेगुनाह जेल के अंदर है। उसी तरह की ज्यादती हो रही है जैसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई थी, लिहाजा इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। इस सोच का आदमी अमेरिका के अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठने जा रहा है। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत बुरी खबर है। यानी इनके लिए सटपटा जाने वाली खबर है और ये इनके ऊपर बिजली बनकर गिरी है। अमेरिका से आने वाली ये खबर इनके ऊपर बिजली बनकर गिरी है और इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं, क्योंकि अब जो बाइडन वाली सपोर्ट इनको नहीं मिलेगी। देखिए, इनको करना कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को, ये सपोर्ट देना बंद करें बस। ये जो बाइडन ने अंधाधुंध सपोर्ट दी है ना रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक, जो जुल्म बर्बरियत जबर जो कुछ भी किया, उसको अंधाधुंध जो सपोर्ट दी है ना जो बाइडन ने, वो अगर सपोर्ट ना होती तो ये कुछ पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। इमरान खान और पाकिस्तानी खुद ही निमट लेते। लेकिन जब ये सपोर्ट हट जाएगी तो सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, एक और चीज बहुत अजीब हो रही। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज ने दौरा किया चाइना का, और बहुत सारे जो हैं वो बंदे, उन्होंने नाच नाच के दानिश्वरों ने घुंघरू तोड़ लिए
कि पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, किस किस बीमारी का इलाज आ रहा है, कौन कौन सी सड़कें बनाने का आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी बनाने का आ रहा है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने मुतारफ करवाना शुरू कर दी नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के, जो चाइना भी इतना तरक्की नहीं किया होगा। यानी चाइना से मरियम नवाज वो चीजें लेकर पाकिस्तान आ जाएगी जो चाइना में भी अवेलेबल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी जो चीजें ये बता रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, उन्हें अगर स्टडी किया जाए, आप चले जाएं गूगल करके देख लें, चीजें मौजूद ही नहीं है। उनके ऊपर हो सकता है फ्यूचर में काम हो रहा हो। मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते हैं यार कानों को हाथ लग गया हमारे तो वो क्लिप सुन के, और मुख्तलिफ क्लिप्स आ रहे हैं, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से एक जीरो को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज को आपने याद होगा, देखा होगा, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे ने कहा लिखो, तो का और के लिखना नहीं आ रहा था। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये अंग्रेजी मीडियम होगी। बिलीव मी, मैं यही सोच रहा था कि यार इसको कसूर नहीं आप ज्यादा करार दे सकते, कसूरवार आप कैसे कह सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे अलीट बच्चे होते हैं, जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम होते हैं, तो उनके लिए उर्दू लिखना जरा मुश्किल होता है। तो का और की का फर्क आ गया, वो लिख नहीं पा रही थी, वो बहुत कभी इधर हाथ जा रहे थे, कभी इधर हाथ जा रहे थे। मुझे लगा कि उर्दू लिखना मुश्किल होगा, मैंने मार्जिन रखा। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो सिरे से नालायक हैं भाई, निकम्मे हैं। यानी इनके वालिद साहब ने इनकी तालीम पे तवज्जो ही नहीं दी। इमरान खान साहब ने ठीक कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। एक तो इमरान खान साहब की जो तकारीर है, जो पुरानी वो करते रहे चाइना के बारे में, उन तकारीर को सिर्फ स्टडी करके उन्हीं फैक्ट्स को तब्दील किए बगैर, हालांकि दुनिया को 3-4 साल आगे निकल गई है, चीजें अब तब्दील हो गई हैं, उन्हीं फैक्ट्स को दोबारा बोलने की कोशिश की और वो भी गलत बोला, वो भी गलत बोला। इमरान खान की नकल की और वो भी ठीक नहीं की। नंबर 2, पर्चियां रख रख के उन्होंने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की और पर्चियां रख के भी ठीक अंग्रेजी नहीं बोली और कई कट लगाने पड़े उसको जारी करने के लिए इनकी गवर्नमेंट को या इनके लोगों को, इनकी मीडिया टीम को। यानी 1 मिनट की वीडियो के अंदर 7-7, 8-8, 15-15 कट्स हैं। ये कट्स क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मरियम नवाज अंग्रेजी भी सही नहीं बोल पा रही हैं, आप अंदाजा कर लीजिए। और बनना है इनको जनाब लीडर, हर जगह पे नालायकी में इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। अब ये हुकूमत जाने वाली है नाज़रीन, और ये हुकूमत जाने वाली है, उसकी कुछ निशानियां हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन आतिफ खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, ये बहुत खुश हैं। अब आतिफ खान साहब जो हैं, ये इमरान खान साहब के बड़े दरीना साथी हैं, और ये उन लोगों में से हैं जिन्हें इमरान खान से लालच कोई नहीं है। वो सीधे सीधे लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं और इनकी अपनी एक तंजीम है अमेरिकन की। इन्हें कोई लालच नहीं है इमरान खान से, इन्हें कोई लालच नहीं है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, ना इन्होंने पाकिस्तान में कोई जायदादें बनानी है, ना इन्होंने यहाँ पे कोई काम कहना है, इन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। ये स्ट्रेट अवे बात करते हैं। नहीं, इमरान खान साहब से भी मुझे अच्छी तरह पता है कि जब ये लोग इमरान खान से भी बात करते थे तो साफ बात करते थे कि खान साहब ये चीज़ आपकी पसंद है और ये चीज़ आपकी नहीं पसंद। लेकिन नजरियाती तौर पर ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये इमरान खान साहब की अच्छी किस्मत है, ऐसे लोग खड़े हैं। और ये एक आतिफ खान नहीं है, बहुत सारे हैं। आतिफ खान जो है वो अब रिचर्ड की तैनाती के फौरन बाद इनका एक स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और ये कॉन्फिडेंस आपको बता देगा कि होने क्या वाला है। उन्होंने कहा ना 500 दिन, ना 12,000 घंटे, ना यहां तक के 7,20,000 मिनट, आपको इन 4,32,00,000 सेकंड्स का भी हिसाब देना होगा जो आपने हमारे रहनुमा इमरान खान को इतनी गैर इंसानी हालत में नाजायज तौर पर कैद में रखा है। ये आतिफ खान साहब का स्टेटमेंट है और ये बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट है, और इस वक्त वो ये दे सकते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ आ रही है कि जो टीम बनने जा रही है अमेरिका में, वहां इस हुकूमत को अब जो बाइडन तर्ज की किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। और इमरान खान साहब ने अपने मुंह से एक जुमला कहा था और वो जुमला आप सबको हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा कि जेल में मेरे साथ वो सलूक किया जा रहा है जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। ये इमरान खान साहब का अपना जुमला था, इस जुमले को पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। अब जनाब सरवर बारी साहब हैं, उन्होंने वो तमाम निशानियां बता दी हैं जब कोई हुकूमत गिरने लगती है, और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि ये हुकूमत गिरने लगी है। ये निशानियां आप सुनेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो इस वक्त धमकियां लगा रहे हैं कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई तो केपी हुकूमत गिरा देंगे, और वो अपना मैंडेट वापस मांगने आए थे, आपने उनको लाशें देकर वापस भेजा है। अब आप एक एहतजाज करने के ऊपर उनकी हुकूमत गिरा देंगे। गिराएं आप हुकूमत, आपको लग पता जाएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराना कोई हलवा थोड़ी है कि हुकूमत गिराएंगे और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू होगा। ऐसा नहीं होगा, लग पता जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो होगा। ये दानिश्वर जो है ये इस तरह की शुड़लियां छोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दबाव में लेने के लिए लोगों को, ये हो नहीं पाएगा। सरवर बारी साहब कह रहे हैं हुकूमतों के गिरने के जो इशारे होते हैं वो तकरीबन पूरे हो गए हैं। मिसाल के तौर पे जबर में मुसलसल इजाफा होता है ताकि आवाम तक सच ना पहुंच सके। नाज़रीन, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगली वीलॉग में ये 10 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी मादरत के साथ। अल्लाह हाफिज़।